साथियों नमस्कार। विशेषण की क्लास में जहां हम विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण के 3 भेदों पर हम चर्चा कर चुके थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण के चौथे भेद के बारे में हमारी बात अधूरी रह गई थी, जिसे आज हम पूरे करने वाले हैं। विशेषण का चौथा भेद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण समझिए। पहले नाम से जैसे पता लग रहा है, संकेतवाचक का मतलब कि निश्चित रूप से किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, हमें किसी संज्ञा को इंडिकेट करता है यह विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यह असल में सर्वनाम होता है, लेकिन सर्वनाम कैसा सर्वनाम होता है? अप्रधान सर्वनाम। जो भी अप्रधान सर्वनाम होते हैं, अर्थात जिनका जो मुख्य नहीं होते हैं, वो विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। तो सर्वनाम का गुण होने की वजह से इसे सार्वनामिक विशेषण कहा गया। जैसा हम प्रत्यय के टॉपिक में पढ़ के आए थे, सर्वनाम प्लस इक प्रत्यय जो है वो गुण का बोध कराता है और गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो जिस सर्वनाम में, जिस विशेषण में सर्वनाम का भी गुण है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसके ये 2 नाम इस वजह से होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले लगकर विशेषण का कार्य करें, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि होते तो ये सर्वनाम हैं, लेकिन मुख्य नहीं होते, प्रधान ना होने की वजह से ये विशेषण के रूप में कार्य करते हैं और संज्ञा से ठीक पहले लगते हैं। चलिए समझते हैं हम इस उदाहरण के माध्यम से। वह लड़का दौड़ रहा है। वह लड़का दौड़ रहा है। अब आप इस बात में समझिए, हमें ये भी लग सकता है कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अन्य पुरुषवाचक हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। यदि अगर हम ये मान लें कि ये सर्वनाम है और ये किसी संज्ञा के स्थान पर काम आया है, हम संज्ञा मान लेते हैं दीपक या मोहन। हमने संज्ञा क्या मानी? मोहन। अब आप इस सेंटेंस को जोड़ करके देखिए, मोहन लड़का दौड़ रहा है। क्या ये सही है? नहीं। आप इसे इस ढंग से समझें कि ये जो वह शब्द है, इस लड़के की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे यह क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। अब चूंकि लड़का क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से ठीक पहले ये लगा है, तो ये विशेषण का कार्य करेगा। हम कहें उस मेज पर पुस्तक रखी है। उस मेज पर पुस्तक रखी है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको ये लगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, यदि अगर हम कहीं गहराई से अर्थ देखते हैं तो निश्चित है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ सर्वनाम नहीं कहेंगे, हम इसे विशेषण कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण। और दिखने में ये हमें निश्चयवाचक सर्वनाम दिखाई पड़ता है। तो निश्चित है कि जब हमने किसी चीज की ओर संकेत किया है तो वह निश्चित तो हो ही गई, लेकिन यह निश्चयवाचक सर्वनाम ना होकर यह क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्वनाम है और उसमें सर्वनाम का गुण होने की वजह से इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जा रहा है। अब आप समझिए, उस मेज पर पुस्तक रखी है, यदि उसको हम सर्वनाम समझते हैं तो आप बताइए कि ये किस संज्ञा के स्थान पर काम आया? डेफिनेटली सर्वनाम किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर काम आता है। तो ये किसी संज्ञा के स्थान पर काम नहीं आया, बल्कि ये किसी संज्ञा की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब आप समझिए, आप ये कहें कि इसको सर सर्वनाम के रूप में किस ढंग से आएगा? ये हम ये कहें उस पर पुस्तक
रखी है, उस पर पुस्तक रखी है। अब आप समझिए, ये जो उस है ये किसी संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा, ये खुद संज्ञा की जगह पर काम आया है। अब इस उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई अलमीरा भी हो, स्टूल हो सकता है, टेबल हो सकती है, कुछ भी, इनमें से किसी एक की जगह पर यह शब्द काम आया। इन संज्ञा की जगह पर यह काम आने की वजह से यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि उस पर पुस्तक रखी है पर्टिकुलर, वहां हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने ये कहा है कि उस पर पुस्तक रखी है, तो वो उस टेबल भी हो सकती है, कोई स्टूल भी हो सकता है, कोई अलमीरा भी हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है। अब आप एक और उदाहरण समझिए, वह घर रमेश का है, वह घर रमेश का है। ये जो वह है यह घर की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह संकेतवाचक विशेषण है। हम कहें रमेश का घर, रमेश का घर वह है, रमेश का घर वह है। तो आप समझिए यहां पे ये जो वह शब्द आया है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये विशेषण का कार्य नहीं कर रहा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि जब भी कभी कोई सर्वनाम शब्द सिर्फ, अच्छा कई बार हमारे साथ एक भ्रामक स्थिति ये भी होती है कि हम ये मान बैठते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम ही संकेतवाचक विशेषण के रूप में काम आता है। नहीं, कोई सा भी सर्वनाम क्यों ना हो जो कि अप्रधान होगा वो विशेषण के रूप में कार्य करेगा। जैसे मैं कह देता हूं जो लोग, जो लोग, अब ये जो सर्वनाम है ये संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन ये जो है ये लोगों की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो इसलिए ये अपना कौन सा हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो हमने कहा वह घर रमेश का है, संज्ञा से ठीक पहले लगा हुआ है वह, तो इसलिए ये आपका क्या रहेगा, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। रमेश का घर वह है, ये क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूं यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, तो ये जो यह है ये संकेतवाचक विशेषण है। क्यों है, क्योंकि यहां, सॉरी ये संकेतवाचक विशेषण नहीं, यह सर्वनाम है, क्योंकि यहां पे हम कहें इसकी जगह हम रमेश रख देते हैं, हम मोहन रख देते हैं, हम सोनू रख देते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है कि रमेश मेरा भाई है, मोहन मेरा भाई है। इन संज्ञा की जगह पर यह काम आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो यह है ये मेरा की ओर संकेत नहीं कर रहा, ये मेरा की ओर कहीं कोई संकेत नहीं देता है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप इस बात को याद रखें, आप हमेशा किसी भी वाक्य में यदि अगर हम इस ढंग से कंफ्यूज होते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन, ये मतलब सर्वनाम कौन सा होगा और संकेतवाचक विशेषण कौन सा होगा, तो आप ये देखिए यदि अगर वो सर्वनाम होगा तो निश्चित रूप से किसी संज्ञा के स्थान पर काम आया हुआ होगा, और यदि अगर वो संकेतवाचक विशेषण होगा तो डेफिनेटली वह किसी संज्ञा की ओर आपको इंडिकेट करेगा, आपको संकेत देगा। तो इस आधार पर हम उसको बिल्कुल अलग अलग हम समझ सकते हैं, हम कर सकते हैं। परीक्षा में हमसे बहुत बार इसको लेकर के प्रश्न किया जाता है, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम वहां पर कि हमें इसे सर्वनाम में लेके जाएं या संकेतवाचक विशेषण में लेके जाएं। तो इस बात के आधार पर हम उनको ठीक तरह से अलग अलग कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं कि संकेतवाचक विशेषण क्या है और सर्वनाम क्या है। तो ये हमारा तय हो जाता है इससे। एक दूसरा, जब हम सर्वनाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम उन दो जगह पे भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी हम कंफ्यूज होते हैं, उसको हम उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमें ये समझने की बात है कि संकेतवाचक विशेषण क्या है और सर्वनाम
क्या है, किसको हम कहाँ रखें और किस आधार पर हम उत्तर दें, ये हमारे समझने की महत्वपूर्ण बात है। चलिए, तो ये होते हैं हमारे विशेषण के चारों भेदों की बात। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था, जब हम गुणवाचक विशेषण हम पढ़ रहे थे, तो गुणवाचक विशेषण के लिए मैंने ये कहा था कि इसको हम एक बार अंत में फिर इस पर हम चर्चा कर देंगे। एक बार सरसरी दृष्टि से आप वापस समझें कि जब भी संख्यावाचक विशेषण होगा तो डेफिनेटली वहां संख्या के आधार पर विशेषता प्रकट की जाएगी, जो कि या तो निश्चित होती है या अनिश्चित होती है। इसी ढंग से परिमाणवाचक विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण में माप तोल के आधार पर विशेषता प्रकट की जाएगी, वो भी निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक को अलग अलग कैसे करना है? संख्यावाचक का मतलब जो गिनने योग्य है, जो काउंटेबल है, और परिमाणवाचक जहां हम गिन नहीं सकते हैं। तो संख्यावाचक में संख्या के आधार पर विशेषता, परिमाणवाचक में किसके आधार पर विशेषता होगी? मापतोल के आधार पर होगी। और संकेतवाचक विशेषण में कोई हमें क्या दिया जाएगा? संकेत दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम जितने भी विशेषण बचते हैं वो सब किस में चले जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। मतलब हम ये देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है कि प्रश्न सीधे ढंग से ही हल होता है, कई बार उल्टे तरीके से भी हम प्रश्न को करके लाते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ कोई संख्यात्मक रूप से भी बात नहीं बताई गई, कोई मापतोल की बात भी नहीं बताई गई, कोई संकेत भी नहीं दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां हमारा कौन सा विशेषण बच जाता है? गुणवाचक विशेषण बच जाता है। तो दोस्तों, विशेषण को लेकर के हमारी विशेषण के भेदों को लेकर हमारी बात यहीं समाप्त होती है। और विशेषण से जुड़े हुए एक टॉपिक है विशेषण की अवस्थाएं, जो कि हिंदी में कई बार हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, हिंदी में विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं समझ लीजिए। सिर्फ बहुत आसान सी बात है, बस हम किसी नए टॉपिक के नाम पर थोड़ा सा हम झिझक जाते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से आया या कुछ भी। तो आप इसे समझिए, विशेषण की हिंदी में विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी अवस्था? मूलावस्था, ये संधि पद करके लिखा है, हम मूल अवस्था भी कह सकते हैं। मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तमावस्था। तीसरी कौन सी है? उत्तमावस्था। मूल अवस्था समझिए, जब भी किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाएगी, वो विशेषण की क्या कहलाएगी? मूल अवस्था कहलाएगी। जैसे मैं ये कहता हूं राम सुंदर, राम सुंदर है, मैं ऐसे कहता हूं राम सुंदर है। या फिर सचिन अच्छा खिलाड़ी, सचिन अच्छा खिलाड़ी है। मैंने ये 2 उदाहरण दिए, राम सुंदर है या सचिन अच्छा खिलाड़ी है। तो मैंने इसको परिभाषित भी यही किया है कि विशेषण की मूल अवस्था क्या होती है कि जहां किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए। यहां राम की विशेषता प्रकट की जा रही है खाली कि राम सुंदर है, यहां सचिन की विशेषता प्रकट की जा रही है कि सचिन अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ सचिन अच्छा खिलाड़ी है, राम सुंदर है, एक के बारे में बात हो रही है। तो जहां भी कहीं किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, वहां होती है विशेषण की मूल अवस्था। उत्तरावस्था क्या होगी? जहां किन्हीं भी 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाए, वो आपकी होगी विशेषण की उत्तरावस्था। जैसे राम मोहन से सुंदर है, राम मोहन से सुंदर है। ध्यान रखिए, यहां राम का मोहन से तुलनात्मक भाव दिखाया गया है।
कि राम किससे सुंदर है? मोहन से। दो व्यक्ति हैं यहाँ, दो में से एक की विशेषता प्रकट की जा रही है। राम मोहन से सुंदर है। सचिन अच्छा खिलाड़ी है। दूसरी बात हम यहाँ कह दें सचिन बेहतर खिलाड़ी है। सचिन बेहतर खिलाड़ी, सचिन बेहतर खिलाड़ी है। अब हमने यहाँ पे दो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यहाँ कोई दो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये शब्द आता है बेहतर, बेहतर का मतलब किसी अपेक्षाकृत किसी दूसरे के बारे में यहाँ बात की गई है, तो ये अवस्था कहलाएगी विशेषण की उत्तरावस्था। तो जहां दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से किसी एक की विशेषता प्रकट की जाएगी वो विशेषण की उत्तरावस्था होगी। तीसरी आ जाती है उत्तमावस्था, जहां बहुत सारी वस्तुओं में से या ढेर सारे व्यक्तियों में से किसी एक की श्रेष्ठता घोषित की जाए, वो विशेषण की क्या होगी? उत्तमावस्था। राम सबसे सुंदर है। राम सबसे सुंदर है। तो यहां सभी में से राम की श्रेष्ठता को घोषित किया गया है। सचिन बेहतरीन खिलाड़ी है। सचिन बेहतरीन खिलाड़ी है। बेहतरीन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे हुआ। तो ये विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं हिंदी में, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कई बार हमसे विशेषण के प्रश्नों के साथ साथ इन विशेषण की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न भी कर दिए जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत आसान सी चीज है। एक की विशेषता बताई जाएगी मूल अवस्था, दो में से किसी एक की बताई जाएगी उत्तरावस्था, और बहुत सारों में से किसी एक की श्रेष्ठता जब घोषित की जाएगी वहां होगी उत्तमावस्था। ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। और आज की क्लास के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।